Yeah, one thing I would like to tell you when I talk about ST College, so ST College means Samuel Taylor College, and you know it very well कि जो सैमुअल टेलर कॉलरिज रहे हैं अ वेल नोन रोमांटिक क्रिटिक अ वेल नोन रोमांटिक क्रिटिक एज वेल एज पोएट। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इन दिस क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट एसटी कॉलरिज। एसटी कॉलेज का जो पूरा फुल फॉर्म है वो क्या है, सैमुअल टेलर कॉलेज। SAMUEL Samuel Taylor TAYLOR Samuel Taylor Coleridge. And this Samuel Taylor Coleridge, you will come to know what this Samuel Taylor Coleridge, he is known as what, he is known as supernatural poet। तो एक सबसे पहला पॉइंट आपको जो लिखना है कि सैमुअल टेलर कॉलरिज इज नोन एज सुपर नेचुरल पोएट। यह कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर नेचुरल पोइट्री बिगिंस विद द कमिंग ऑफ दिस मैन। या शिल्पी, या शिल्पी जी, गुड मॉर्निंग। I don't think we need it to go with board because I will share with you PDF file, and you have to note only some points. Some points are highly significant, उसी पर बात करना है। और कुछ उनके पोएम्स के नाम लिखवाने हैं और मैं PDF उसका शेयर करूंगा। ओ, ओ, you have to note it, you have to note down it। So in this class, we are talking about what? We are talking about Samuel Taylor Coleridge. Already I told you कि Samuel Taylor Coleridge, a well-known poet as well as critic of romantic है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि वो पोएट भी थे और क्रिटिक भी थे, दोनों टैलेंट उनके अंदर था, दोनों फील्ड में उन्होंने काम किया है। और उनका जो क्रिटिसिज्म है और जो पोइट्री है, यू विल कम टू नो दैट्स मार्वेलस, अपने में बहुत ही मार्वेलस है, सुपर्ब, अमेजिंग है। दैट्स ही हैज रिटन अ ब्यूटीफुल पोएम। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस मैन मीन सैमुअल टेलर कॉलरिज एज अ पोएट, ही वाज सुपर नेचुरल पोएट। व्हाट पोएट? सुपर नेचुरल पोएट। तो एक पॉइंट ये भी रखना है आपको, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि ही वाज अ सुपर नेचुरल पोएट। He was a poet as well as critic. These are three terms: supernatural poet as well as critic। पोएट भी रहे हैं और क्रिटिक भी रहे। Next point which I want to tell you, when you talk about this man Samuel Taylor Coleridge, when you talk about कि he was a supernatural poet as well as critic, then you will come to know कि he was the bosom friend of William Wordsworth। विलियम वर्ड्सवर्थ के bosom friends में से थे, bosom friend of William Wordsworth। Next point, he comes in the category of old generation of romantic poets, old generation of romantic poets, though you have already gone, but when you are talking about these poets, you have to note down these points again because these points are associated with whom, these points are associated with this man, किससे संबंधित है। तो एक तो किससे बिलोंग करते हैं, ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट। जस्ट आई वांट टू नो हु कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स में कौन कौन लोग आते हैं। विलियम वर्ड, या रॉबर्ट सदे, yeah, Wordsworth, Coleridge, and Robert Southey, they come in the category of old generation of romantic poets. So remember that whether you talk about William Wordsworth, whether you talk about Robert Southey, whether you talk about S.T. Coleridge, they all were associated with a group of poetry that was what? That was the old generation of romantic poets। सेकेंड पॉइंट की जो एस टी कॉलरिज है, ही आल्सो, इफ आई से कि ही वाज द पार्ट ऑफ लेक स्कूल ऑफ पोइट्री, ही वाज द पार्ट ऑफ लेक स्कूल ऑफ पोइट्री। तो दोनों चीजों से वो एसोसिएटेड रहे हैं, ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स और लेक स्कूल ऑफ पोइट्री। तो यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट आल्सो, लेक स्कूल ऑफ पोइट्री। Again, I would like to repeat these points. S.T. Coleridge, a well-known poet as well as critic। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, ही वॉज अ सुपर नेचुरल पोएट। तीसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि ही बिलोंग्स टू व्हाट, ही बिलोंग्स टू ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट। चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ही वाज आल्सो द पार्ट ऑफ व्हाट, लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट्री।
या जो लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट्स थे उससे बिलोंग करते हैं। लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट्स में भी वही तीन नाम जो कि वहां पर आपको बताए गए हैं। सेकेंड थिंग इसकी, व्हाट द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस मैन डू यू फाइंड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, इस आदमी का लिटरेचर के फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो सबसे पहला चीज कि ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ हुम, ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड रॉबर्ट सदे, एंड वेरी क्लोज टू विलियम वर्ड्सवर्थ. One hand, you will find that William Wordsworth started natural concept of poetry, and on the other hand, he started supernatural concept of poetry. ये दो अलग अलग पोइट्री के तरीके हमें देखने को मिलते हैं किस एज में, रोमांटिक एज में। रोमांटिक एज दैट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1798 टू 1837, 1798 से लेकर 1837 ईस्वी तक का जो पीरियड है उसको हम रोमांटिक एज के नाम से जानते हैं। और इसी एज में, इसी समय आपको ये देखने को मिलेगा कि टू स्कूल्स ऑफ पोइट्री यू फाइंड, टू स्कूल्स ऑफ पोइट्री यू गेट। उनमें से जब आप एसटी कॉलेज की बात करते हैं तो ये कहा गया कि एसटी कॉलेज क्या थे, वो ही वॉज एन ओपियम ईटर। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि वो जब भी जो कुछ भी उन्होंने लिखा है या बचपन से उनकी ये हैबिट थी कि ही वॉज एन ओपियम ईटर, वो अफीम का सेवन करते थे। उसके बाद की जो स्थिति होती थी वह एकदम अनकॉन्शियस लेवल पे चले जाते थे। अनकॉन्शियस लेवल पे जब वो चले जाते थे तो वहां से जाने के बाद जो एक नई दुनिया की वो एक तरह से क्रिएशन करते थे, वह अपने में बिल्कुल सुपर नेचुरल होता था। तो नेक्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू राइट डाउन, दैट वाज व्हाट, दैट वाज ही वाज एन ओपीएम ईटर, वह ओपीएम ईटर थे, OPIUM, ही वाज एन ओपीएम ईटर, EATER, ही वाज एन ओपीएम ईटर। Except it, what other points you have to remember? Except it, you have to go with other points. And what are those? He, after taking opium, he created a beautiful world. That was what? That was the अनकॉन्शियस लेवल, अनकॉन्शियस लेवल में। और वह जो वर्ल्ड था दैट वाज द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल पोइट्री। तो यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट, ही क्रिएटेड द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल पोइट्री। ही क्रिएटेड द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल पोइट्री इन द स्टेट ऑफ ऑब्लिवियसनेस। ये वर्ड है ऑब्लिवियसनेस, दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट। OBLIVIOUSNESS, ऑब्लिवियसनेस। OBLIVIOUSNESS, ऑब्लिवियसनेस का मतलब कंप्लीट फॉरगेटफुलनेस। एसटी कॉलेज, तो यू विल कम टू नो कि आफ्टर टेकिंग ओपियम he reached, yeah, he had gone in an other world. That world was what? That world was the world of unconsciousness. And that world was what? That world was the world of the obliviousness, in a state of obliviousness. That was what? That was unconscious world. An other world, that was the world of, means a magical world, you can say. Yeah, where he forgot what earthly life and found some supernatural character, and he started to fly, he started to conversate with them. So you will come to know कि एक दूसरी दुनिया में जाकर के उन्होंने कैरेक्टर को लेकर के और तमाम चीजें की हैं। लेकिन कैरेक्टर भले से उनका सुपर नेचुरल रहा हो, उनका जो इवेंट्स था वो भी सुपर नेचुरल रहा, बट द प्रेजेंटेशन वाज dignified, presentation was very beautiful. Even he presented supernatural character in this way, the people started to believe in that world, the people started to believe in that world. तो जो उनका प्रेजेंटेशन था अनडाउटली वह कहाँ पे था, वह काफी खूबसूरत रहा है। वह दूसरी दुनिया के बारे में बात करते हैं लेकिन उनका प्रेजेंटेशन इतना खूबसूरत, इतना बेहतर था कि द पीपल स्टार्टेड टू बिलीव कि सच वर्ल्ड एग्जिस्ट, इस तरह का वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। Already I have given you so many example in Indian movie या in other movies you will come to know it is said, या ऐसा दिखाया जाता है कि कुछ कैरेक्टर्स जो है या कुछ ऐसे लोग दूसरे प्लानेट से आते हैं, और जब वे दूसरे प्लानेट से आते हैं तो वे क्या करते हैं, दे क्रिएट हर्डल, दे क्रिएट प्रॉब्लम, दे क्रिएट ऑब्स्टेकल, एंड दे आर अबाउट टू डिवास्टेट द होल वर्ल्ड। लेकिन अभी ऐसा नहीं रहा है, फिर भी वी स्टिल बिलीव, क्योंकि उनका जो प्रेजेंटेशन है वह किसको लेकर के, साइंस फिक्शन को लेकर के, साइंस भी रहता है और वहां पे
फिक्शन भी रहता है। साइंस का मतलब फैक्ट, फिक्शन का मतलब इमेजिनेशन, दोनों की मिंगलिंग से। द सेम थिंग वी फाइंड इन द वर्ल्ड ऑफ द सेम थिंग वी फाइंड इन द वर्ल्ड ऑफ एस टी कॉलेज। आई एम नॉट सेइंग दैट हियर इज साइंस, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है वह कुछ हद तक रियलिस्टिक हो जाता है। वह कुछ ऐसा रहता है कि द पीपल स्टार्ट टू बिलीव कि सच वर्ल्ड, सच कैरेक्टर्स वी फाइंड, सच वर्ल्ड एग्जिस्ट, एंड दे वांट टू एंजॉय दिस वर्ल्ड। वे उसको एंजॉय करना चाहते हैं। जैसे कि आपको पहले ही बताया गया था कि कीट्स क्या थे, प्योर पोएट थे। प्योर पोएट का मतलब उनके अंदर एस्थेटिक सेंस बहुत स्ट्रांग था। He was not influenced by the contemporary situation, political situation, religious situation, or any type of revolution, especially the French Revolution. We can't find the impact of these things. But you find what you find in the poetry of Keats, concept of beauty, concept of, you can say, कि जो एक सेटिंग जो थी कहाँ की थी, मिडिल एजेस की थी। नाइट्स के बारे में, वॉरियर्स के बारे में, फेरीज के बारे में वो बात करते हैं। तो जो रोमांटिक वर्ल्ड रहा है, उस रोमांटिक वर्ल्ड में सबसे बड़ी चीज क्या थी? सबसे बड़ी चीज ये थी कि एक्सेसिव यूज ऑफ इमेजिनेशन एंड ब्यूटी। व्हेन आई वाज लाइव एंड डिलीवर्ड अ लेक्चर ऑन माय यूट्यूब चैनल की रोमांटिक एज, उस समय भी मैंने आपको ये बताया था कि रोमांटिक एज की दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है। दैट वाज कि एक्सेसिव यूज ऑफ इमेजिनेशन एंड ब्यूटी। इमेजिनेशन का और ब्यूटी का बहुत ज्यादा यूज किया गया, और उसी इमेजिनेशन और ब्यूटी के यूज को ही आप देखते हैं कि कॉलेज की पोइट्री आती है। उसी को आप देखते हैं कि किसकी पोइट्री आती है, जॉन कीट्स की पोइट्री आती है। उसी इमेजिनेशन का ही रिजल्ट रहा है कि वर्ड्सवर्थ में पैंथिज्म और मिस्टिसिज्म दिखाई पड़ता है, बिकॉज ही वाज टॉकिंग अबाउट अनदर वर्ल्ड, मिस्टिक वर्ल्ड, about Almighty God, about nature, और nature has been treated as guide, guardian। लेकिन जब आप जो है यहाँ पर बात करते हैं, तो इनका अपना सब कुछ सुपर नेचुरल है। यहाँ पे सुपर नेचुरल को ऐसा प्रेजेंट किया गया कि वह नेचुरल लगने लगता है। द पीपल गोज इन दैट वर्ल्ड, इंजॉय दैट वर्ल्ड, स्टे इन दैट वर्ल्ड, पास टाइम, एंड यू विल कम टू नो कि व्हाट वाज दैट वाज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर आप किसी सुपरनेचुरल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, एंड दैट वर्ल्ड डज नॉट, अल्टीमेटली डज नॉट हैव एनी सिमिलरिटी टू योर ओन वर्ल्ड, द वर्ल्ड इन विच यू आर लिविंग, तब आप बोर हो जाएंगे। अगर आप सुपरनेचुरल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उस सुपरनेचुरल वर्ल्ड का आपके वर्ल्ड से सिमिलरिटी नहीं होती है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप क्या होंगे, बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर उस सुपरनेचुरल वर्ल्ड का प्रेजेंटेशन खूबसूरत है और ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि वह रियलिस्टिक लगने लगे, तो काफी हद तक जो है क्या होगा, जो रीडर होगा उसको वह इंजॉय करेगा। उसको लगेगा कि ये पोयम, ये चीजें हमारी लाइफ का हिस्सा है, इसमें हमारे बारे में बात की गई है। सो द सेम थिंग यू फाइंड इन द पोइट्री ऑफ दिस मैन, यू डोंट फाइंड पिसिमिस्टिक नोट। इन द पोइट्री ऑफ दिस मैन यू डोंट फाइंड पेन, स्टेन, स्टिग्मा और ट्राउमा। ये सब आपको नहीं मिलेगा। पेन है, स्टेन है, स्टिग्मा, ट्राउमा, ये सब नहीं मिलेगा। लेकिन व्हाट यू फाइंड एंटीकिटी। एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, व्हाट यू फाइंड एंटीकिटी, ANTIQUITY। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको देखने को मिलेगा, वो कौन सी चीज है, वो आपका एंटीकिटी है। तो व्हाट आई वांट टू से कि इनका जो वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड में आप क्या पाते हैं, एंटीकिटी पाते हैं। और ये जो एंटीकिटी है, ये अपने में मार्वेलस है। बिकॉज जब आप राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर को लेंगे और एक तरफ टिंटन एबे को लेंगे, बोथ केम इन लिरिकल बैलाड, दोनों की दोनों पोएम लिरिकल बैलाड में आई हुई है 1798 में। इन द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बैलाड यू फाइंड हाउ मेनी पोएम्स, 23 पोएम्स। 19 was written by William Wordsworth and 4 by Coleridge। वहीं से ही दो तरह की ब्रांचेस ऑफ पोइट्री अल्टीमेटली केम। एंड व्हाट वाज दैट? दैट वाज नेचुरल एंड सुपर। जो वर्ड्सवर्थ का नेचुरल था, उसमें कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन आप पाते हैं। और जो है सुपर नेचुरल था, उसमें आप थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि इट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी। कुछ ऐसी बातें की जा रही जो रियलिटी के ग्राउंड पर है। जैसे आपको देखेंगे कि जब वो लाइन यूज करते हैं कि वाटर 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 एवरीवेयर, नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। चारों तरफ पानी है, लेकिन एक बूंद भी पिया नहीं जा सकता है। तो ये जो सिचुएशन है कि जब चारों तरफ पानी है तो क्यों नहीं पिया जा सकता है? क्योंकि वहां पे जो है, जो उनका प्रेजेंटेशन है, वहां पे देखते हैं कि वो जो वाटर है, उसमें किस तरह से जो है, जो इंसेक्ट है और तमाम चीजें हैं,
वो कैसे वहां पे डेड कंडीशन में है। और उसके अलावा यू विल कम टू नो व्हेन ही प्रेजेंट्स एल्बाट्रस, जो एल्बाट्रस बर्ड है दैट वाज शूटेड बाय सेला, वो जो कि एक सेलर के द्वारा दैट वाज शॉट बाय अ सेलर एंड दैट टर्न्स इनटू सरपेंट। एक चिड़िया को मारा जाता है और वह चिड़िया सांप में बदल जाती है। और सांप वही सांप जो है क्या करता है कि उस सेलर के गले में आकर के लटक जाता है। तो यू विल कम टू नो, क्या ये चीज विश्वास किया जा सकता है कि आपने किसी चिड़िया को मारा और वह चिड़िया सांप में तब्दील हो गई, फिर उसके बाद आपके गले में आके, यू कांट फाइंड कि ये जो इमेज है या जो प्रेजेंटेशन है इट डजंट बिलोंग टू योर वर्ल्ड। बट अल्टीमेटली उनका जो प्रेजेंटेशन, आगे की जो सिचुएशन है वह बहुत बेहतरीन है। वहां पे मॉरल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइन उन्हें बोला कि ही प्रेज बेस्ट हु लवेथ बेस्ट। ईश्वर की नजर में सबसे अच्छा, सबसे अच्छी प्रेयर उसी की है जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई हर चीज को लव करता है। यह उसी पोयम का हिस्सा है। तो जब आप यहाँ पहुंचते तो ये लगता है यार ये तो हमारी और आपकी बात कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन एल्बाट्रस हो सकता है, प्रेजेंटेशन सेलर हो सकता है, प्रेजेंटेशन एल्बाट्रस की शूटिंग हो सकती है, एल्बाट्रस सरपेंट में टर्न हो सकता है, लेकिन लास्ट में फिर उसके बाद बीच में भी दिखाते हैं वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, ये भी हो सकता है। और तमाम इंसेक्ट हो सकते हैं वहां पे, तमाम और चीजें हो सकती हैं। बट यू गेट दैट कि ये जो लाइन है कि ही प्रेज बेस्ट हु लवेथ बेस्ट, यह आपको रियलिटी के ग्राउंड पे ले चलता है, यह एक आपको प्रीचिंग देता है, एक मॉरल एजुकेशन देता है। और वह क्या कहता है, वह यही कहता है कि सबसे अच्छी इबादत वही है जो हर हर चीज को, ईश्वर के द्वारा बनाई गई हर चीज को जो लव करे, उसको राइट दे, उसको इक्वलिटी का बोध कराए, उसको सम्मान दे। ये पार्टिकुलर चीज हमें देखने को मिलती है। सो यू विल कम टू नो कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो उनकी पोइट्री में है। वहीं पर अगर आप देखेंगे वर्ड्सवर्थ का जो टिंटन अबे रहा है, जो कि एक ड्रामेटिक लिरिक है, उस ड्रामेटिक लिरिक में आप ऐसा कोई चीज नहीं पाते हैं जो एक मैजिकल वर्ल्ड का रहा हो कि कोई बर्ड है, वह बर्ड किस में तब्दील हो गई, वह बर्ड स्नेक में तब्दील हो गई एंड जस्ट पुट अराउंड द नेक ऑफ अ सेलर। नो, सच टाइप ऑफ इमेज यू डोंट फाइंड। लेकिन आप ये जरूर पाते हैं, वो ये कहते हैं कि जो है राइजिंग ऑफ द सन, क्लाइंबिंग ऑफ द मून, गर्गलिंग साउंड ऑफ द रिवर, चर्पिंग ऑफ द बर्ड, ब्लोइंग ऑफ द एयर। और ये सब हमें कुछ संदेश दे रहे हैं कि इनके बनाने वाला कोई है, इनके पीछे कोई अनसीन पावर है जिसे वो देखते हैं, महसूस करते हैं। और कहते हैं कि वह जो अनसीन पावर है वह कोई और नहीं बल्कि नेचर है। और वही नेचर में लिए गाइड है, गार्जियन है, केयर टेकर है, नर्स है। और अगर जो है, इफ यू सबमिट योर हार्ट इन द लैप ऑफ नेचर, नेचर नेवर डिड बीट्रे। यदि अगर आप अपने दिल को एकदम से प्योर प्योर हार्ट को नेचर के साथ जमा कर देते हैं तो नेचर कभी किसी को धोखा नहीं देता। तो सच अ थिंग, अब सवाल उठता है, आप कहेंगे नेचर क्या है, नेचर कहाँ है, कौन सा रूप है, रंग है, नेचर तो हमसे बात ही नहीं करता, क्या पेड़ पौधे ये सब नेचर है? नहीं, दे आर नेचुरल ऑब्जेक्ट। नेचर वर्ड्सवर्थ की नजर में क्या था कि ही वॉज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, उनके लिए वर्ड आता था कि वो नेचर के बहुत बड़े पुजारी हैं। तो पुजारी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि उन्होंने गॉड को नेचर का वर्ड यूज किया, जो हम लोग गॉड का हुआ उन्होंने नेचर उसको देखा। लेकिन उन्होंने नेचर तक पहुंचने के लिए सहारा किसका लिया? चांद का, सितारों का, पर्वतों का, इन तमाम चीजों का, कि इन सबको बनाने वाला क्या? दीज आर नेचुरल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय ऑलमाइटी गॉड, नॉट मैन क्रिएटेड। उन्होंने कहा कि इन सबको बनाने वाले को कि हमें करीब चलना चाहिए, ये देखना चाहिए कैसी दुनिया उसने बनाई है। तो उनके दर्शन में मिस्टिसिज्म है, उनके दर्शन में पैंथिज्म है। लेकिन उन्होंने भी इन सब चीजों को क्या किया, खूबसूरत बनाया। कैसे? बाय यूजिंग, मींस बाय थ्रोइंग सर्टेन कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का थोड़ा बहुत उन्होंने भी एक तरह से कलर उसमें लगाया हुआ है, तब वो वहां तक पहुंच पाए हुए। अगर उनको कन्फाइन किया जाता जैसे नियो क्लासिकल एज के लोग थे, नियो क्लासिकल पोएट्स वर कन्फाइंड, दे वर सेड व्हाट, दे वर सेड कि यू हैव टू राइट ओनली इन हीरोइक कपलेट। They were said what they were said that you have to talk only about human nature. You have to talk about only what city culture. You have to talk about aristocratic manner. You have to be limited. They were confined. उनको कन्फाइन किया गया। लेकिन रोमांटिक पोएट्स ने फ्रीडम में यकीन किया। उन्होंने जो है कहा, कहाँ पे यकीन किया? एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में विश्वास किया। और उन्होंने कहा कि वी कांट बी कन्फाइंड। इसीलिए हिंदी में जो कहा गया, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, का जो कॉन्सेप्ट है, यह शायद इमेजिनेशन की फ्लाइट ही थी, उनकी कल्पना की उड़ान ही थी। शायद इसी चीज को देख करके ये बातें कही गई। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ये जितना भी नेचर का सिचुएशन है, जो वर्ड्सवर्थ में है, जो कॉलेज में है, जो कीट्स में है, जो पीबी शेली में है, थोड़ा बहुत अलग हो सकता है।
उनका प्रेजेंटेशन अलग हो सकता है, कोई रिवोल्यूशनरी थॉट हो सकता है, कोई मिस्टिक हो सकता है, कोई जो है पैंथिज्म में यकीन कर सकता है, कोई सुपरनेचुरल में। लेकिन सबका मंजिल एक है, सबका एक एक तरह का टारगेट एक है, सबका रास्ता एक है कि दे हैव टू टॉक अबाउट नेचर, दे हैव टू टॉक अबाउट नेचुरल वर्ल्ड, they have to tell ultimately that the primary aim of literature is what? The primary aim of literature is to bring delight and pleasure. After it you find what? After it you find preaching, instruction, moral education, goodness, virtue, all these things. ये सारी चीजें। तो आप चाहे जो भी उनकी पोयम लेंगे, उनकी पोयम में अनकॉन्शियस सिचुएशन, ऑब्लिवियसनेस और कंप्लीट फॉरगेटफुलनेस, ये तीन वर्ड आपको लिखना है। अनकॉन्शियस सिचुएशन, ऑब्लिवियसनेस, ये तीनों एक तरह का सिनोनिम है। अनकॉन्शियस सिचुएशन, ऑब्लिवियसनेस और कंप्लीट फॉरगेटफुलनेस, these things you find and these things you find in each poem of that man। कोई भी पोयम आप उनका उठा के देखेंगे, उस दिन जब बात हो रही थी कुबला खान की, उसमें भी उन्होंने ये बात कही हुई है। तो चूंकि ये जो प्रिस्क्राइब्ड है सिलेबस में, एज अ क्रिटिक प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन हमें इतना जरूर पता होना चाहिए कि वर्ड्सवर्थ की पोइट्री, इनकी पोइट्री में क्या अंतर है। एक नेचुरल है, एक सुपर नेचुरल है। कीट्स क्या है? पोएट ऑफ ब्यूटी है। शेली क्या है? रिवोल्यूशनरी पोएट है। लेकिन वे सब किसके बारे में बात करते हैं? नेचर के बारे में बात करते हैं। नेचर को बात करने का तरीका अलग हो सकता है। एक जो है मिस्टिक है, वर्ड्सवर्थ मिस्टिक है, और ये जो है क्या है, ये इनका अपना जो है एक अनकॉन्शियस लेवल पे जा करके नेचर को इनका देखने का तरीका है। क्योंकि ये ओपियम ईटर थे। ओपियम ईटर के साथ साथ जो है यू विल कम टू नो कि एक उनका अपना वर्ल्ड था, दैट वाज अ मैजिकल वर्ल्ड। लेकिन जो उस मैजिकल वर्ल्ड में वो तभी पहुंचते थे आफ्टर टेकिंग ओपियम। अनकॉन्शियस सिचुएशन, कंप्लीट मीन्स ऑब्लिवियसनेस या कंप्लीट फॉरगेटफुलनेस, दैट वाज द स्टेट ऑफ माइंड। वह एक स्टेट ऑफ माइंड होता है जहां पे वो पहुंच रहे हैं। और उसको जब वो वहां जाते थे तो ही हैज क्रिएटेड एन अदर वर्ल्ड। लेकिन हर आदमी की क्रिएटिविटी में, चाहे वर्ड्सवर्थ की क्रिएटिविटी हो, चाहे कॉलरिज की क्रिएटिविटी हो, चाहे शेली की क्रिएटिविटी हो, चाहे आपके जो है जॉन कीट्स की क्रिएटिविटी हो, दो चीज कॉमन है। वह कौन सी चीज है? एक्सेसिव यूज ऑफ इमेजिनेशन एंड ब्यूटी। इमेजिनेशन का यूज बहुत ज्यादा किया गया, और उस इमेजिनेशन के माध्यम से जो चीजें उन्होंने क्रिएट की, वह क्या किया? उन्होंने खूबसूरत क्रिएट किया। उन्होंने कॉपी नहीं किया। जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, ऐसा नहीं कि उसी वर्ल्ड को उन्होंने क्या किया, वैसे ही कॉपी करके ला के रख दिया। और जब आप देखें तो आप कहें ये कौन सी क्रिएटिविटी है? क्रिएटिविटी मीन्स समथिंग स्ट्रेंज। क्रिएटिविटी मीन्स समथिंग अल्टीमेटली विच अपील्स योर हार्ट एंड सोल, नॉट योर माइंड। क्रिएटिविटी वह नहीं होगा जो आपके माइंड को अपील करे, अपील योर हार्ट एंड सोल। क्रिएटिविटी मीन्स जिसमें एक एस्थेटिक सेंस हो, जिसमें एक साहित्यिक सौंदर्य नजर आए, वो चीज क्रिएटिविटी का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया, फोटो कॉपी कर लिया और कह दीजिए क्रिएटिविटी है। ऐसा नहीं कि क्या किया गया कि किसी जो है कैमरे से फोटो किसी का खींच लिया गया और ये कहा गया क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी क्या है? पेंटिंग क्रिएटिविटी है, स्केचिंग क्रिएटिविटी है। उस चीज को क्रिएटिविटी कहा जा सकता है, बिकॉज वहां पे एक आइडिया है, समथिंग यूज था, देन यू यूज योर टूल्स, आप अपने टूल्स का यूज करते हैं। इसी तरह से जो पोएट होता है, पोएट का टूल क्या होता है? पोएट का टूल उसका अपना पेन हो गया, उसका वर्ड हो गया, और उसका इमेजिनेटिव पावर हो गया, कल्पना की करने की शक्ति। जितना ज्यादा वो कल्पनाशील होगा, उतना ज्यादा उसमें क्रिएटिविटी आएगी। तो पोएट चीजों को इमिटेट नहीं करता, नकल नहीं करता। अगर वो पहले सोचेगा जरूर, लेकिन सोचने के बाद एक अपनी दुनिया क्रिएट करता है। और जिस दुनिया को वह बनाता है, वह रियलिस्टिक दुनिया से क्या होती है? बिल्कुल अलग होती है। या तो वह रियलिस्टिक दुनिया से कम होगी, या तो उससे बहुत बढ़ चढ़ करके होगी। अब जैसे हम सारे लोग किसमें विश्वास करते हैं? गॉड में विश्वास करते हैं, हीवन में विश्वास करते हैं, हेल में विश्वास करते हैं। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि हीवन कैसा है, हेल कैसा है, तो उसको हमने देखा नहीं, इसलिए कोई इमेज हमारे पास नहीं आएगी। लेकिन दांते ने अपनी डिवाइन कॉमेडी में हीवन का बाकायदा पिक्चर प्रेजेंट किया है, हेल का बाकायदा उन्होंने पिक्चर प्रेजेंट किया है। परहैप्स क्यों ऐसा प्रेजेंट किया है? बिकॉज ही हैज रेड बाइबल, बिकॉज ही हैज रेड सम अदर रिलीजियस बुक्स, जो रहा होगा उसको उन्होंने पढ़ा होगा। लेकिन जो बाइबल में हीवन और हेल का इमेज है, वैसा उनकी उसमें उन्होंने नहीं किया, उससे अलग हट करके। अगर वैसा करते तो ये कहा जाता है ये केवल बाइबल का कॉपी है। तो उनका डिवाइन कॉमेडी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिस हिसाब से उन्होंने हीवन हेल या तमाम चीजों का प्रेजेंटेशन किया हुआ है, वह क्या है? वह एक अदर वर्ल्ड में एक अलग हीवन का एक अलग इमेज, हीवन का एक अलग स्ट्रक्चर, एक अलग शेप लेकर के आता है। In the same way, you find कि when college talks about you and I, when college talks about supernatural character, when Wordsworth talks about
नेचर, यू विल कम टू नो कि जिस जिस चश्मे से हम नेचर को देखते हैं वैसा नेचर वहां पे नहीं है। जिससे हम समझते हैं कि ये सुपर नेचुरल वर्ल्ड है, वैसा वहाँ सुपर नेचुरल वर्ल्ड नहीं है। बल्कि उनका सुपर नेचुरल कैरेक्टर और उनका चीजें अलग हो सकती है, लेकिन जब आप उसको पढ़ते हैं तो ये लगता है कि आपकी दुनिया का हिस्सा। क्यों? एक तो वर्णन करना, और फिर किसी के बारे में बताना, और फिर बताने का तरीका, ये जब दोनों चीजें आपस में खूबसूरत ढंग से मिलती हैं तो लगता है इट इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी वांट टू गो इन दैट वर्ल्ड। इफ यू बिलीव कि अगर जो है चीजें क्या होती, इफ आई टॉक अबाउट अलाउद्दीन का चिराग है, अलाउद्दीन का चिराग है, उस अलाउद्दीन के चिराग का जो है यू विल कम टू नो कि जिन्न है, जिन्न का ये है कि क्या हुक्म है मेरे आका। ये सब चीजें क्या ये पॉसिबल है कि हमारे आपके हाथ में आ जाए तो हम सारे लोग क्या चाहेंगे? हम सारे लोग की सारी शक्ति मेरे पास ही रहे, अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा हम लोग उसका प्रदर्शन करेंगे या दिखाना चाहेंगे दिस थिंग। लेकिन स्टिल वी बिलीव हम फिर भी उस चीज को देखते हैं, उस चीज को जो है वी स्पेंड टाइम, 1 घंटा 1.5 घंटा का जो सीरियल आता है उस पर हम समय देते हैं, जबकि वो हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं हो सकता, कभी ऐसा रहा हो। लेकिन क्यों देखते हैं? बिकॉज उसमें एक एस्थेटिक सेंस है, एक उसमें डिलाइट है, एक प्लेजर है, एक उसमें प्रेजेंटेशन का तरीका है, और वह क्या है, वह लिटरेरी एस्थेटिक है। तो यू विल कम टू नो कि ऐसे ही उनकी दुनिया में रहा। इसके अलावा हातिम ताई आता था, या परियों की बहुत सारी धारावाहिकें आती है, यू विल कम टू नो जो चल रहा है, या ऑल दीज थिंग, या एक कौन सी धारावाहिक नागिन करके चल रही है। तो क्या ये चीज संभव है कि हमारे और आपके बीच से कोई लड़की हो जो नाग में तब्दील हो जाए? तो वो चीजें पूरा कैंपस खाली हो जाएगा। तो स्टिल यू बिलीव, यू सी, तो जिस जिस पैटर्न पे वो धारावाहिक तैयार की गई है, वो पैटर्न ऐसा नहीं कि आज आया, 21st सेंचुरी में आया। वो पैटर्न सबसे पहले मिडिल एजेस में आया था, जब लव अफेयर दिखाया गया फेरी के बीच में और किसी जो है योद्धा के बीच में। जैसे आप ले सकते हैं कि हातिम ताई को आप ले सकते हैं, गॉथिक नावल का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। तो गॉथिक नावल या ये सब जितनी भी चीजें रही, अलिफ लैला आप ले सकते हैं, अरबियन नाइट ले सकते हैं, या जो है उनका अपना जो आता था एक चंद्रकांता, इस तरह के जितने भी प्रेजेंटेशन है, उन सब में आप क्या देखेंगे, एक सुपर नेचुरल कलर आपको नजर आएगा। उसी कैटेगरी के राइटर या उसी कैटेगरी के पोएट्स आपके जो है ये भी रहे। तो इनका अपना तरीका रहा है। तो इनको जब भी समझना ये जरूर है कि आपको इन सब लोगों से कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, देन यू विल कम टू नो कि व्हाट टाइप ऑफ पोएट ही वाज एंड व्हाट ही डिड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। दूसरा चीज जो इनसे और रिलेटेड है, या जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इन्होंने जो है क्या किया है कि काफी काइंड हार्टेड आदमी थे, एंड ही हेल्प्ड अ वेल नोन प्रोज राइटर चार्ल्स लैम्ब। वर्ड्सवर्थ से ज्यादा दोस्ती इनकी किससे थी? चार्ल्स लैम्ब से थी। तो यू कैन जस्ट नोट डाउन, ही वॉज वेरी क्लोज टू चार्ल्स लैम्ब, ही वॉज वेरी क्लोज टू चार्ल्स लैम्ब, ही वॉज वेरी क्लोज टू चार्ल्स लैम्ब। And second important point कि when you go कि he was very close to Charles Lamb. Charles Lamb belongs to a poor family, बहुत poor family से, and what this college belongs to a rich family. और लैम्ब के पास इतना नहीं होता था कि उनको खाना एक टाइम का सही से मिल सके। जब इनकी बुआ टिफिन लेकर के आती थी तब वो लैम्ब कुछ खाना बचा के रखते थे और लैम्ब को देते थे। तो काफी हेल्पिंग नेचर के थे, काइंड हार्टेड थे। एक फ्रेंडशिप का ये हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इसीलिए इसी चीज को मैं ये कहानी क्यों बताया, इसलिए बताया कि इनके इसी नेचर को देख करके कार्लाइल जो राइटर थे, जो कार्लाइल क्रिटिक हैं, उनको इन्होंने कहा अ किंग ऑफ मेन, या आदमियों के बीच के राजा थे। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कॉलरिज को किसने कहा है कि वह किंग ऑफ मेन थे, तो किंग ऑफ मेन ये टाइटल किसने दिया है? कार्लाइल ने दिया। यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट। Carlyle said him king of men. Carlyle. Carlyle said him, comma inverted comma, king of men. वो आदमियों के बीच के राजा थे। इसके अलावा यू विल कम टू नो कि उनके कुछ वर्क को अगर हम लेकर के बात करें, उन्होंने एक रिमोर्स नाम का ट्रेजिडी लिखा। यू कैन नोट डाउन, REMORSE, रिमोर्स उनकी ट्रेजिडी का नाम है।
Remorse is the tragedy of this man. Remorse. Remorse is the tragedy of this man. Remorse. जिसपे देखा गया कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, किसका इन्फ्लुएंस था? बायरन का। उस ट्रेजिडी पे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था बायरन का। बायरन का इन्फ्लुएंस का मतलब कि उसके परफॉर्मेंस में, एक ड्रूरी लेन थिएटर था वहां पे जब उसका परफॉर्मेंस किया गया तब। या यू विल कम टू नो, इसके अलावा उनकी कुछ पोयम्स के नाम है विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। एंड व्हाट वाज दैट वाज, उनका जो पोयम है उनमें से एक पोयम कुबला खान है, एक पोयम उनका क्रिस्टेबल है। इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट डाउन एंड आई विल सेंड यू पीडीएफ फाइल आल्सो। कुबला खान, Kubla, कुबला खान। एक पोयम उनका है क्रिस्टेबल, Christabel, क्रिस्टेबल। द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर पहले बात हो चुकी है। एक और पोयम उनका रहा अ डे ड्रीम। अ डे ड्रीम। अ डे ड्रीम। इसके अलावा देयर वाज एन अदर पोयम, द डेविल्स थॉट्स। द डेविल्स थॉट्स। द डेविल्स थॉट्स। तो यू विल कम टू नो ये उनका पोयम रहा है। कौन कौन सा? क्रिस्टेबल, कुबला खान, द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर एंड डे ड्रीम, द डेविल्स थॉट, सुसाइड्स आर्गुमेंट भी करके। बट आई विल सेंड यू, उसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। इतना चीजें आपको ध्यान में रखना है, ऑल दिस पॉइंट। और एंड यू विल कम टू नो कि दीज आर द पॉइंट्स दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट विच वी हैव टू गो, विच वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या रहा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नाउ वी शुड गो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वह है कॉलेज का, कॉलेज एज अ क्रिटिक। मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप कॉलेज एज अ क्रिटिक बात करते हैं तो आपको क्या माइंड में याद आता है? व्हाट कम्स इन योर माइंड? क्या डू यू फाइंड एनी बुक? या बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया कब आई थी? ओ नो, 1817। बायोग्राफिया लिटरेरिया जो था ये जो 1817 में आया हुआ, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है? फैंसी एंड इमेजिनेशन। फैंसी के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है? एंड डेफिनिटीज। इमेजिनेशन के लिए इट डिजॉल्व्स, डिफ्यूजेस एंड डिसिपेट्स। इट डिजॉल्व्स, डिफ्यूजेस एंड डिसिपेट्स। फिर मैंने आपको ये एक चीज और बताया था कि ये बात किसमें की गई? चैप्टर नंबर 13 एंड 14 में, स्पेशली 14 में। स्पेशली 14 में। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जब वो इमेजिनेशन की बात करते हैं तो कहते हैं इमेजिनेशन दो तरह का होता है। कितनी तरह का? कौन कौन सी दो तरह का? प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट डाउन। कॉलेज की नजर में जो इमेजिनेशन है वो दो तरह का। कौन सा दो तरह का? एक प्राइमरी इमेजिनेशन, दूसरा सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन।
जो प्राइमरी इमेजिनेशन है वह किसके लिए है? इट्स अबाउट कॉमन मैन। किसके लिए है? कॉमन मैन के लिए है। और जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है इट्स एसोसिएटेड विद पोएट। किससे एसोसिएटेड है? पोएट से एसोसिएटेड। तो यू कैन नोट डाउन दीज टू पॉइंट। प्राइमरी इमेजिनेशन इज एसोसिएटेड विद कॉमन मैन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन विद पोएट। जो क्रिएटिविटी है वह किससे होगा? वह सेकेंडरी इमेजिनेशन से होगा। तो दीज वर द पॉइंट्स विच आई टोल्ड यू। इसके अलावा उनका आ, और भी चीजें हैं। एक दो लेक्चर है जो केवल टाइटल है, वो आपको समझना होगा। और उस टाइटल में एक तो उनका एक लेक्चर है दैट वाज लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर करके, एड्स टू रिफ्लेक्शन। और जो उनका बायोग्राफिया लिटरेरिया है उसका दूसरा नाम है स्केचेस ऑफ माई लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियन। बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो ये जितनी चीजें हैं आई एम जस्ट सेंडिंग यू। बट हियर आई वुड लाइक टू शेयर विद यू व्हाट हियर आई वुड लाइक टू शेयर विद व्हाइट बोर्ड। मैं कुछ व्हाइट बोर्ड शेयर करके उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो नोट डाउन दीज पॉइंट्स एंड व्हाट आर दीज आर की सबसे पहला कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन है। हाँ, एज अ क्रिटिक। कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट ऑफ एज अ क्रिटिक में उनका सबसे बड़ी बात जो आई है वह क्या है? इमेजिनेशन को लेकर के है। उसमें आपको ये समझना है कि वो ये कहते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी इज एसोसिएटेड विद कॉमन मैन प्राइमरी इज एसोसिएटेड विद कॉमन मैन एंड secondary with poet and secondary with poet. Imagination means it dissolves, DISSOLVES, it dissolves, diffuses, DIFFUSES, diffuses and dissipates. ये चीज इमेजिनेशन के शब्द हैं। फैंसी मीन्स फिक्सिटीज, FIXITIES, फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज, DEFINITIES. Fancy means fixities and definities. If you have noted it, we should go ahead. सेकेंडरी किससे एसोसिएटेड है? पोएट से एसोसिएटेड है। और फैंसी के लिए क्या है? डिजॉल्व्स, डिफ्यूजेस एंड डिसिपेट्स। फैंसी मीन्स फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज। ये शब्द उन्होंने यूज किया हुआ है।
पहले स्लाइड्स में क्या बताया गया, इमेजिनेशन दो तरह से, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी किससे एसोसिएटेड है, कॉमन मैन से एसोसिएटेड है। फिर यू विल कम टू नो प्राइमरी इमेजिनेशन supplies material to secondary, supplies material to secondary in order to make it beautiful. ORDER है, in order to make it beautiful, strange and illuminating. मटेरियल कौन सप्लाई करता है, प्राइमरी इमेजिनेशन। किसको मटेरियल सप्लाई करता है, सेकेंडरी को। तो सेकेंडरी इमेजिनेशन गेट्स ऑब्जेक्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम प्राइमरी इमेजिनेशन, और जो सेकेंडरी है वो उस मटेरियल को क्या कर देता है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल कर देता है, स्ट्रेंज कर देता है और इल्यूमिनेट कर देता है, जो इस सेकेंडरी के द्वारा मिलता है। ये बात उन्होंने बताई है। ये सारी बातें उन्होंने किस में बताई है, बायोग्राफिया लिटरेरिया, LITERARIA, बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 is a critical work of Coleridge. It has subtitle SUB, सब टाइटल, इसका सब टाइटल भी है। लेट मी चेक इट, सब टाइटल क्या बताए थे अभी। हाँ, सब टाइटल जो था वो है आपका स्केचेस ऑफ माई लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस। स्केचेस ऑफ, SKETCHES, स्केचेस ऑफ माई लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस, एंड ओपिन OPINIONS, स्केचेस ऑफ माई लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सब टाइटल ध्यान में रखिएगा। एक तो उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क है वो क्या है, बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 में, इज अ क्रिटिकल वर्क ऑफ कॉलरिज। इट हैज सब टाइटल स्केचेस ऑफ माई लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियन। इसके अलावा उनकी कुछ क्रिटिकल एसेस रहे हैं, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर एड्स टू रिफ्लेक्शन। एक उनका वो रहा है आपका लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर एंड एड्स टू रिफ्लेक्शन। ये उनके क्रिटिकल आर हिज क्रिटिकल एसेज। लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर एंड एड्स टू रिफ्लेक्शन आर हिज क्रिटिकल एसेज, ये उनका क्रिटिकल एसेज रहा।
उनकी पोयम्स में मैंने कुछ नाम लिखवाया था, मैं यहाँ पे फिर से लिखवा दे रहा हूँ। पोयम्स में एक तो राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, नंबर वन। नंबर टू, कुबला खान। नंबर थ्री, क्रिस्टेबल। नंबर फोर, डिजेक्शन। ये उनका ओड रहा है, डिजेक्शन। और जल्दी तो मैंने नहीं किया, देखिए, राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर एक पोयम है, दूसरा है कुबला खान, तीसरा है क्रिस्टेबल, द फोर्थ इज डिजेक्शन, DEJECTION, डिजेक्शन। ओड है, ओड, ओड टू डिजेक्शन। नाउ द फिफ्थ इज इन सॉलिट्यूड। फियर्स इन सॉलिट्यूड। सिक्स्थ इज रिलीजियस म्यूजिंग्स। रिलीजियस म्यूजिंग्स। सेवेंथ इज अ डे ड्रीम। हैव यू डन इट, हैव यू डन इट? ओके। नाउ एट्थ इज द वाइंडिंग्स ऑफ केनिन। WAN है वो, द वाइंडिंग्स ऑफ केनिन। नाइन्थ इज द डेविल्स थॉट्स। द डेविल्स थॉट्स पूछा जा चुका है, द डेविल्स थॉट्स। द लास्ट इज यूथ एंड एज। ये जितनी भी बातें बताई ये सब उनके पोयम को लेकर के है। बाकी तीन इंपॉर्टेंट पोयम है, कुबला खान है, क्रिस्टेबल है, द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर है। एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क है, बायोग्राफिया लिटरेरिया है। एक आपको शुरू में मैंने बताया था कि उनका एक ट्रेजिडी है जिसका नाम रिमोर्स है, वो भी मैं नोट करके लिखवा दूं। बस सर, रिमोर्स इज हिज ट्रेजिडी। रिमोर्स उनकी ट्रेजिडी है। ही स्टार्टेड हिज career as a journalist with the newspaper The Friend। इस न्यूज़पेपर से वो जुड़े हुए थे। कार्लाइल कॉल्ड हिम किंग ऑफ मेन। बस यहीं तक ही,
तो लगभग लगभग पूरा चीजें हो चुकी जो मैंने आपको लेक्चर में डिलीवर किया था, ऑल दीज थिंग्स यू गॉट इट हियर। तो वी विल मीट इन द इवनिंग।